Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन चालू हैं MCBU यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उसमें दोस्तों अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप सेकेंड मतलब दोस्तों पेपर नंबर सेकेंड का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स का ग्रुप फर्स्ट मतलब पेपर नंबर फर्स्ट है उसका फुल सॉल्यूशन अपने दोस्तों चैनल पर डल चुका है। अगर अभी तक दोस्तों आपने इसका सॉल्यूशन नहीं देखा है तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों फाउंडेशन के तीनों विषय और मैनेजमेंट के दोनों विषय के फुल सॉल्यूशन अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप दोस्तों जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों ये आपका थोड़ा जो प्रश्न पत्र है थोड़ा हटके है। दोस्तों पहले आपको ऑब्जेक्टिव आंसर आते थे 5 नंबर के, और फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे, फिर दोस्तों आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते थे क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 6वें तक, फिर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वें से प्रश्न क्रमांक 11वें तक दोस्तों आपके धीरे उत्तरीय प्रश्न होते थे। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न पत्र में दोस्तों आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं, ओनली दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो एक प्रश्न है वो 8 नंबर का, ये दोस्तों आपके अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों आपको दोस्तों एक क्वेश्चन में 8 नंबर मिलने वाले हैं और आपको ऐसे 5 क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों मैं आपको उनका फुल सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये 8 नंबर का है इसलिए मैं दोस्तों आपको बड़ा दिखाऊंगा, नहीं तो आप दोस्तों कहने लगते हैं कि आपने इसका बड़ा आंसर बताया, छोटे आंसर दीजिए। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं 8 नंबर का प्रश्न है, अति उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए दोस्तों मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपका इसमें प्रश्न क्रमांक पहला है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की महत्व एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूं तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर। समष्टि अर्थशास्त्र को आपको इसमें समझाना है तो इसका जो सॉल्यूशन है तो आप इसे नोट करते चलिए। मैं आपको तो थोड़ा फास्ट दिखाऊंगा जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, नॉर्मल तरीके से बना लीजिए दोस्तों। इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा बता देनी है। इसके आगे दोस्तों ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों अब आपको दोस्तों इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बताना है। तो ये इसकी महत्व दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों आपको। पहला है अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली को समझाने में सहायक, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। फिर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तुलना में सहायक। चौथा पॉइंट है आर्थिक नियोजन में सहायक, तो आप इसे दोस्तों फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामान्य बेरोजगारी के विश्लेषण में सहायक। आपको दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र की महत्व को बताना है, उसका ये सॉल्यूशन चल रहा है और दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर आपका चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको लिखना है व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक। नेक्स्ट है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बतानी है, मतलब इसके दोष बताने हैं। आपको सीमाएं पूछी गई है। आपको दोस्तों जो इंग्लिश में लिखा है ये नहीं लिखना है दोस्तों, आपको जो इंग्लिश में लिखा है इसे आपको नहीं लिखना है, और इसके अलावा दोस्तों आपको सब लिखना है। आप उसमें समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताने, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें भी दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट है। पहला है व्यक्तिगत इकाइयों से निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ये दोस्तों, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका समूह से निकाले गए निष्कर्ष भ्रामक होते हैं, इसके आगे ये है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका समूह में एक रूपता ना होना, ये इसकी सीमा है दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र की। ये चौथा पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। ये दोस्तों अब आपके बहुत आंसर बड़े होंगे क्योंकि अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपको दोस्तों एक प्रश्न करने में 8 नंबर मिल रहे हैं। आपका 40 नंबर का पेपर है, 5 क्वेश्चन है, 8 पंचे 40 हो जाते हैं दोस्तों।
इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है 3-4 पेज। तो ये दोस्तों आपका 5वां पॉइंट, समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका इस प्रकार से पहला क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका दोस्तों राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। इस संदर्भ में मार्शल, पिंगू तथा फिशर के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको इसे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों, आपको राष्ट्रीय आय बतानी थी, तो ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, मार्शल के अनुसार परिभाषा भी देनी है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, आपको फिशर के अनुसार परिभाषा दे दी है, आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आगे इसके ये है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको फिशर की परिभाषा की विशेषताएं, ये दोस्तों फुल सॉल्यूशन है, आपको अब 2-3 पेज का लिखना है और आराम से आप लिखते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है और आलोचना करनी है दोस्तों आपको, तो ये है आलोचनात्मक, आपको बीच में लिखा भी है आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों, ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का सॉल्यूशन चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है और दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है उपयुक्त गुणों के बाद भी। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे बार नोट कर चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तीसरा पॉइंट आपका। इसके आगे ये है, उपयुक्त तीनों परिभाषा में कौन श्रेष्ठ है। अब दोस्तों आपको आलोचनात्मक विवेचना करनी है, आलोचना करना है आपको इन सब तीनों परिभाषा में। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप फास्ट नोट कर दीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको ये है, आप दोस्तों से फास्ट नोट कर चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। आपका कुछ ज़्यादा बड़ा दोस्तों आंसर हो जाता है, तो आप दोस्तों कुछ पार्ट स्किप कर सकते हैं जो आपको दोस्तों अनावश्यक लगता है, तो आप वो पार्ट ना लिखें अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा आंसर लग जाता है। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 3। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जा रहा है, दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा वाला किया है। इसमें पूछा जा रहा है, ब्याज के उधार दर को सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आपकी इसमें ब्याज के उधार दर को सिद्धांत की आलोचना व्याख्या करनी है। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये है दोस्तों आपके लिखा हुआ है, ब्याज का उधार दे को सिद्धांत। ये दोस्तों आपकी किताब से लिया हुआ है, जो आपकी दोस्तों बीकॉम फर्स्ट ईयर की किताब चलती है, उससे ये आंसर लिया गया है। तो दोस्तों आप फास्ट नोट कर चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। इसके आगे दोस्तों ये है, दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों इसे लिखना है, फिर इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों ये है, उधार दे कोषों की मांग। इसके आगे आपको इसे लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। मैं दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन दिखाते जा रहा हूँ, तो आप आराम से नोट करते चलिएगा। अगर दोस्तों मैं खिसका देता हूँ और आप नहीं लिख पाते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को पुश करके आराम से लिख लीजिए। ये आपका दूसरा पॉइंट, उपभोक्ताओं द्वारा मांग। इसके आगे दोस्तों आपको कुछ लिखना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका सरकार द्वारा मांग। तो आप दोस्तों फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको उसके आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपका चौथा पॉइंट आ जाता है संग्रह, तो इसके भी आप नोट कर दीजिए। तो इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। और दोस्तों इसके आगे ये है, आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपको इसमें उधार दे कोष सिद्धांत की आलोचना करना है। ये तो दोस्तों मेन पार्ट है, आप इसे बिल्कुल स्किप न करें। इसके आपको प्रश्न में ये आपको जरूर लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप दोस्तों इसे नोट करते चलिए। अगर दोस्तों आपको कुछ आंसर बड़ा लग जाता है, तो आप
स्किप कर सकते हैं कुछ पार्ट, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ आलोचनात्मक विवेचना, ये आपको पार्ट स्किप नहीं करना, ये आपको दोस्तों जरूर लिखना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है यही। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। दूसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है दोस्तों मौद्रिक तत्व तथा वास्तविक तत्वों का संयोजन, तो आप इसे नोट करते चलिए। यह चौथा पॉइंट है आपका, ब्याज की दर अनिर्धारणीय, तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों आपको इसमें प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 दोस्तों आपसे पूछना है कि मुद्रा के मूल्य की अवधारणा को समझाएं, मुद्रा की मांग पूर्ति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। पहले आपको मुद्रा के मूल्य की अवधारणा को समझाना है, तो ये है इसका आंसर। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको शी लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको शी लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। ऊपर दोस्तों हेडिंग डाली गई है, ये आधी कट गई है मेरी, इसमें हेडिंग, तो इसमें मुद्रा की आपको मांग लिखनी है, जिसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका यहाँ चालू हो जाता है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। इसके आगे आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको तरलता पसंदीदा के कारण वैज्ञानिक के अनुसार, फिर ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिखते चलना है। इसके आगे आपका ये पहला पॉइंट है दोस्तों, पर दोस्तों आपका इसके आगे इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों ये है सॉल्यूशन आपका। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर चल रहा है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर चलिए। ये दोस्तों आपके वैसे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको दोस्तों आज के आंसर बड़े लिखने हैं। इसके आगे आप ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। अगर दोस्तों आपको आंसर बड़ा लगता है तो आप कुछ पार्ट स्किप कर सकते हैं अपने अनुसार। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट करते चलिए। अब दोस्तों धीरे धीरे प्रश्न है, आपको एक प्रश्न में 8 नंबर मिलने हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका आगे ऐसे ही बताना है प्रश्न क्रमांक 4 में मुद्रा की पूर्ति के बारे में, तो ये इसका आंसर दोस्तों। ये आपको दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 ही चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको ये डायग्राम बनाना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 5। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है, मैंने दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में कातवा वाला किया है, तो इसमें क्या है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में निजीकरण को प्रेरित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। तो मैं आपको दोस्तों सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर निजीकरण के बारे में, तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस पहले आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है। इसके आगे दोस्तों ये है। अब दोस्तों आपको पूछा गया है भारत में निजीकरण को प्रेरित करने वाले कारक या घटक, तो ये इसका आंसर। तो आपको उसके पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर दीजिए दोस्तों। इसके आगे ये है, और दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो दूसरा पॉइंट है आर्थिक सुधार व उदारीकरण, इसके आगे ये है दोस्तों दूसरा पॉइंट है, ये आपका। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। और दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या में कमी, तो आपको इसके आगे से लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट आ जाता है भारतीय उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि की इच्छा, तो ये इसका आंसर दोस्तों। तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपका 5वां पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी विनिवेश, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर दीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों। दोस्तों आपका 6वां पॉइंट है उत्पादन वृद्धि का व्यापार आधार, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर आपका दोस्तों 7वां पॉइंट आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग वर्गों की संख्या में कमी, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे ये। तो दोस्तों आपका 8वां पॉइंट है निजी क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की अनुमति। इसके आगे दोस्तों आपका लास्ट पॉइंट है ये 9वां सरकार पर बढ़ता ऋण भार, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। साथ ही दोस्तों आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों इकोनॉमिक्स का। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और दोस्तों आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और दोस्तों वो भी आपकी तरह इस पेपर को आसानी से कर सकें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। धन्यवाद।